change in temperature, pressure, volume, concentration, the reaction tries to move in such a direction so as to undo the effect imposed. अब पहली बात हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या इफेक्ट हुआ? ध्यान सामने. ये जो रिएक्शन है, दिस इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर. फेरिक आयन व्हेन कम इन कांटेक्ट विद सल्फोसाइनाइड आयन, you get iron sulfocyanide, and iron sulfocyanide having a reddish brown color. There is equilibrium between reddish brown and pale yellow. Pale yellow कौन है? Fe3 positive. They are in perfect equilibrium. आपने क्या किया? यहां बोला गया है आपने क्या किया. आपने बाहर से पोटाशियम सल्फोसाइनाइड डाल दिया. पोटाशियम आयन इज फ्री, मतलब आपने क्या डाला? बाहर से सल्फोसाइनाइड आयन डाल दिया, जिसके डालने से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई. क्यू कम हो गया. सो मेक क्यू एंड के इक्वल, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन forward direction and you will get that reddish brown color is being intensified by this, giving indication that increase in concentration of reactant favor the equilibrium in product side. फिर हमने देखा कि क्या क्यों ना इसमें पोटाशियम आयरन सल्फोसाइनाइड डाल दिया जाए. पोटाशियम तो फ्री है, मतलब आपने अल्टीमेटली क्या डाला? आयरन सल्फोसाइनाइड डाला. आयरन सल्फोसाइनाइड डाला तो वो कहां है? वो प्रोडक्ट में है. प्रोडक्ट में जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्यू बढ़ जाएगा, तो क्यू को के बनाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, तो पेल येलो और कलरलेस कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे. कितने बढ़ेंगे? जितना आपने एक्सेस पोटाशियम आयरन सल्फोसाइनाइड डाला होगा. अब आपने क्या किया? उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया. ऑक्सैलिक एसिड फेरिक आयन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्सैलेट बनाता है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड ने इस फेरिक को घटा दिया. घटा दिया मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई, तो वेयर द इक्विलिब्रियम शुड गो? टूवर्ड्स बैकवर्ड. अगर इसकी कंसंट्रेशन घट गई, इसको अनडू करना है ना. इट मींस more of Fe3 positive will be formed, so the reaction will shift in backward direction. आपने उसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड डाल दिया. मर्क्यूरी क्लोराइड SCN नेगेटिव के साथ कंप्लेक्स कर जाता है. अब मर्क्यूरी क्लोराइड ने सल्फोसाइनाइड आयन के साथ कंप्लेक्स किया तो रिएक्शन पीछे को चली जाएगी, क्योंकि सल्फोसाइनाइड की कंसंट्रेशन घट रही है. इसलिए हमें यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड. सो बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट or decreasing concentration of product, the equilibrium shift in forward direction. Once again I repeat, increasing concentration of reactant or decreasing concentration of product, the equilibrium will shift in forward direction. Means जितना जल्दी से जल्दी आप आयरन सल्फोसाइनाइड को निकालते रहोगे, उतना वो ज्यादा बनता रहेगा. अनडू आप निकाल रहे हो तो काउंटर करेगा उसको. अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाते हो, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो एज टू undo the effect imposed. Is it okay? So this is the effect of concentration over here. Let us study this effect over here. This is what is happening. एक बच्चा है,
उसने जो है चॉकलेट खा ली। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द टीथ। ओके, इट मीन्स जब उस बच्चे ने वो चॉकलेट खाई तो उस की कैविटीज के बीच में वो चॉकलेट का जो शुगर पार्ट था एज इट इज कहीं रह गया तो शुगर जब फर्मेंट होती है दैट गिव H पॉजिटिव। अब जो उस चॉकलेट के फर्मेंटेशन, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से H पॉजिटिव बना वहां, उसने उस टूथ डीके को और प्रमोट कर दिया, क्योंकि उस H पॉजिटिव ने OH नेगेटिव के साथ मिला के क्या बना दिया, वाटर। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिमूव। इट मींस मोर ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। और अब उस बच्चे के दांत खराब होना शुरू हो गए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन। कैसे खराब हुए अभी बताता हूं। अब अगर उस बच्चे ने चॉकलेट खाई थी, मम्मा ने उसको ब्रशिंग करवा दी। पेस्ट इज अल्कलाइन इन नेचर। जब उससे पेस्ट करवाया, पेस्ट के अंदर कौन था, OH नेगेटिव ने वो जो कैविटीज में फर्मेंटेड H पॉजिटिव था ग्लूकोज से वो रिमूव कर दिया, और जो पेस्ट था उससे प्रोडक्ट में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिससे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो गया और टूथ डीके रुक गया, रीमिनरलाइजेशन। सो दिस इज हाउ दिस कंसेप्ट इज हेल्पफुल इन मेडिकल फील्ड। आप यहां ध्यान दें। दिस इज दैट कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये है वो दांतों के हालात जो डीमिनरलाइजेशन से हुआ। इसका मतलब इन सारी बातों से हमें यह पता लगा दैट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एम आई राइट, और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट will shift the equilibrium in backward, or decrease concentration of product or increase concentration of reactant will shift the equilibrium in forward direction. क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इसी इफेक्ट को हम टेम्परेचर के साथ अब हम स्टडी करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स, इज इट ओके? और यहां कितने हैं, 7 मोल्स। मोल्स आर इंक्रीजिंग, सो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा S इज पॉजिटिव। दैट्स वाई यहां मैंने पहले ही इंडिकेशन दी है कि डेल्टा H इज पॉजिटिव। इज इट ओके? मैं पहले सबके साइन लिखूंगा, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि क्या होना चाहिए। अगर मैं यहां देखता हूं तो मुझे बताओ डेल्टा H और डेल्टा S का क्या साइन होना चाहिए। डेल्टा H तो मुझे पता नहीं, अभी 1 मोल से 2 मोल गए, ये पक्का है कि डेल्टा S पॉजिटिव है। यस नो? जब डेल्टा S पॉजिटिव है तो पक्का हो गया कि डेल्टा H भी पॉजिटिव ही है। अब हम पहुंचे जी यहां, 4 मोल से 2 मोल जा रहा हूं मैं, तो बेटा एंट्रोपी नेगेटिव हो गई, डेल्टा S नेगेटिव है। और डेल्टा S नेगेटिव होना हमें यह बता रहा है कि बीच में इक्विलिब्रियम साइन है, पक्का उसका डेल्टा H भी नेगेटिव रहा होगा। यस और नो? अब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि we did in thermodynamics the Gibbs-Helmholtz equation. Delta Z is delta H minus T delta S. और हमने वहां कहा
कि भाई अगर उस रिएक्शन को होना है तो होने के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव चाहिए। ठीक हो गया, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। और अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, का मतलब हुआ कि ये डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव है, तो ये भी ऑब्वियस हो गया कि ये पॉजिटिव है। तो मेरे पास यहां दो सिचुएशंस आई। एक सिचुएशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन की और दूसरी सिचुएशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। यस और नो? किस रिएक्शन की है? एक्सोथर्मिक की। तो बताइए एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बताओ कौन फेवरिंग और कौन ओपोजिंग? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। तो ये दो सिचुएशन है और ये सिचुएशन लग रही है यहां, यस नो? और जो ऊपर वाली सिचुएशन है वो लग रही है वहां। बाकी हर केस में, सब केसेस में वही सिचुएशन लग रही है, सिर्फ यहां पर ये सिचुएशन लग रही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक फैक्टर आपके पास ओपोजिंग है और एक फैक्टर फेवरिंग है, तो अगर इस रिएक्शन को जाना है तो ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए आपको टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से बड़ा होना होगा या नहीं? तो बड़ा होना होगा तो क्या करें हम? टेम्परेचर बढ़ा दें। इट मीन्स increase in temperature will make T delta S greater than delta H, and increase in temperature thus will favor the endothermic reaction. सामने देख लो आप, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, ओपोजिंग फैक्टर है। डेल्टा एस पॉजिटिव इज फेवरिंग फैक्टर। आपको टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से बड़ा करना होगा। इट मीन्स हम साफ बोल दें कि जो भी एंडोथर्मिक, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन दिस, द ब्लू कलर विल डोमिनेट ओवर पिंक कलर। इज इट ओके? आप जरा ध्यान दें, अगर आप वहां से आ रहे हो तो 7 से 5 मोल आ रहे हो, इसका मतलब हुआ डेल्टा एस बताओ कितना आ गया? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये बताओ कि डेल्टा एच क्या आ गया? वो भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब वो सिचुएशन जो आपने वहां की है वही सिचुएशन यहां आ गई कि आपको डेल्टा एच को डोमिनेट कराना होगा। नो, इट मीन्स आप टेम्परेचर को घटा दो। When you will decrease temperature, delta H will automatically dominate over T delta S. Yes or no? When it will dominate over T delta S, that clearly means that decrease in a temperature favor the exothermic direction. चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो बैकवर्ड है। इसका मतलब अब हमें सारी बातों से बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो NO2 जो है वो इज ब्राउन इन कलर, उसका कलर और इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, and endothermic reactions proceeds with increase in temperature. क्लियर होगी ये बात या नहीं? अब आप जरा ध्यान से देखें, अगर ये आगे को एंडोथर्मिक है तो पीछे को क्या है? एक्सोथर्मिक है। इट मींस डिक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ N2O4।
समझ में आ रही बात है? नहीं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव बने। आइए इधर, जब आप यहां से यहां गए तो डेल्टा एस कौन है? नेगेटिव है। डेल्टा एच कौन है? नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव कौन है भाई? फेवरिंग फैक्टर। डेल्टा एस नेगेटिव कौन है भाई? ओपोजिंग फैक्टर। इसका मतलब हुआ कि टी डेल्टा एस को क्या करना होगा? टी डेल्टा एस को घटाना होगा ताकि डेल्टा एच डोमिनेट करे, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर दें। तो इन सारी चीजों से क्या हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर and endothermic reactions are favored by high temperature. Clear हो गई बात? It means increase in temperature favor endothermic reaction and decrease in temperature favor the exothermic reaction. अब आप सामने दी गई रिएक्शन को देखें और ये बताएं कि ऐसी इसमें कौन सी रिएक्शन है जिस रिएक्शन का इंक्रीज इन टेम्परेचर से फॉरवर्ड जाएगी, जो वो रिएक्शन कौन सी होगी? बताइए, आप देखोगे क्या? आप देखोगे फॉरवर्ड जाएगी का मतलब हुआ फॉरवर्ड में वो एंडोथर्मिक होनी चाहिए, और फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक तो हमें याद नहीं कौन होती है। हम ये देखेंगे कि भाई किसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 3 से 2 गया, डेल्टा एस एस नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी क्या है? नेगेटिव है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो तो कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 2 मोल गैसियस से आप 3 मोल गैसियस में गए, एंट्रोपी पॉजिटिव है, इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है। क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसलिए इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी पॉजिटिव हुआ। और फेवरिंग फैक्टर कौन है जी? डेल्टा एस। तो वी शुड से टी डेल्टा एस should dominate over delta H, which can be only done by increasing. So we should say to move in forward direction, you increase the temperature. So increase in temperature favor the forward reaction. Yes or no? अब हम अगला देखें, ग्रेफाइट से डायमंड गया। ग्रेफाइट से डायमंड won't be counted as homogeneous equilibria because एक प्योर सॉलिड होता है और दूसरा सो थर्मली स्टेबल इज ग्रेफाइट, और डायमंड वो हार्ड होता है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इन दोनों के फेज सेम नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एंट्रोपी सेम है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहां से यहां जाते हुए जो एंट्रोपी है भाई वो घटी है। यस और नो? यहां से यहां जाते हुए जो रेंडमनेस है वो घटी है, तो पक्का डेल्टा एच भी नेगेटिव हुआ होगा। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से ये रिएक्शन आगे नहीं जा सकती। यस और नो? इस रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन कहां को जाएगी? पीछे को जाएगी। आप यहां देखिए, 1 मोल इसका है और आधा मोल इसका है, कितने हो गए? 1.5 मोल्स। रिएक्टेंट में 1.5 और प्रोडक्ट में सिर्फ 1 मोल है। इसका मतलब साफ हो गया कि यहां डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है। यस नो? इसलिए यहां डेल्टा एच भी नेगेटिव हुआ। इट मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वी शुड से द आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन इज बी। समझ आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। अब आप आगे आइए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैं सामने एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं, अभी आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास एक इक्विलिब्रिया है और क्लोज कंटेनर में, क्लोज सिस्टम है, ना N2 भाग सकता, ना H2 भाग सकता, ना अमोनिया भाग सकता। पर मैं देख पा रहा हूं कि उस कंटेनर में इस साइड 4 मोल हैं तो उस साइड 2 ही मोल हैं। और आपने कहा प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड वहां ज्यादा होगी जहां मोल्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब हुआ अगर हम उस गैस को कंप्रेस करेंगे, मींस प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उस प्रेशर बढ़ाने का ज्यादा फर्क वहां पड़ेगा जहां मोल ज्यादा होंगे। इसका मतलब हुआ अगर सिस्टम उस प्रेशर के इफेक्ट से बाहर निकलना चाहता है तो उसे ऐसी डायरेक्शन में जाना होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। इट मींस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड फ्रॉम more number of gaseous moles to less number of gaseous moles. It means by increasing pressure the yield of ammonia will increase. और जो Boyle's law हम जानते हैं that volume and pressure are inversely related, जो इफेक्ट इंक्रीज इन प्रेशर से हुआ होगा वो इफेक्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम से होगा। इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन प्रेशर द यील्ड ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज। इट मींस द सेम यील्ड ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। बट अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम हुए, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो दोनों साइड सेम मोल्स तो हैं। इसका मतलब हुआ आपके प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? आपके प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो क्या मैं ये कह दूं कि दिस इफेक्ट, अगर प्रेशर का ही कोई इफेक्ट नहीं है तो वॉल्यूम का इफेक्ट कहां से होगा? इट मींस आई शुड से द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी ओनली नंबर 1, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड इन्वॉल्व गैसेस। इफेक्ट कब नहीं होगा? when the number of gaseous moles of the products are same as is gaseous moles of reactants, that is delta Nz is 0। जब डेल्टा Nz 0 होगा तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। और डेल्टा Nz 0 एक और कारण से भी होता था कि उस रिएक्शन में लिक्विड और सॉलिड ही हैं, कोई इफेक्ट प्रेशर का होने वाला नहीं है। क्लियर हो गई बात है? नहीं। इट मींस मैं ये कहूं कि अगर डेल्टा, अब इस रिएक्शन का डेल्टा Nz क्या है? नेगेटिव है। इस रिएक्शन का डेल्टा Nz क्या है? नेगेटिव है। इट मींस जहां डेल्टा Nz नेगेटिव होगा, द इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, नो? इट मींस अगर यहां को डेल्टा Nz नेगेटिव है तो पक्का पीछे को डेल्टा Nz पॉजिटिव रहे होगा। क्लियर हो गई बात है? नहीं। इट मींस अगर आगे कोई इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम से गई है तो पीछे को वो डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम से आएगी। और आप प्रेशर घटाओगे तो जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर घटाया है आपने, उसको अनडू करना है। सो रिएक्शन विल मूव वेयर देयर विल बी
more number of gaseous moles of reactants. Yes or no? It means the yield of ammonia will decrease by decreasing pressure and increasing volume. ठीक होगी बात है. अब अगर आप वो arrow is when you will be decreasing pressure and increasing volume. When you are increasing pressure and decreasing volume, the equilibrium will shift in forward direction. ठीक हो गया जी. अब आइए आगे. इससे पहले कि हम जो कुछ हमने पढ़ा उसको अप्लाई करें, एक और इफेक्ट देखते हैं. इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. फिर अगली रिएक्शंस दे रहा हूं जिसमें आपने खुद अप्लाई करना है. इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. आप सामने ध्यान दें. हुआ यूं, दिस इज कंटेनर एट प्रेशर P. ठीक हो गया. मैंने इसमें एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया देख लिया. उस पर यूनिट एरिया में 4 गैसियस मोल्स थे. ठीक हो गया जी. मैंने इस कंटेनर में इनर्ट गैस डाली. इनर्ट गैस डालने से क्या होगा? मोल्स बढ़ जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, बट प्रेशर इज टू बी केप्ट. तो क्या करूं? वॉल्यूम बढ़ा दूं. इसलिए मैंने उस कंटेनर का वॉल्यूम तब तक बढ़ाया जब तक 4 मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं हो गए थे. ठीक हो गया. एंड देन दैट प्रेशर जो बढ़ा था वो उस P के बराबर हो गया. हो गया जी. पर कुछ मुझे देखने को मिला कि जहां इस इक्विलिब्रियम में भी 4 मोल पर यूनिट वॉल्यूम थे, इसमें भी 4 मोल ही पर यूनिट वॉल्यूम है. पर जिन गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम था उसके तो 3 ही मोल है. जबकि जिन गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम था उसके पर यूनिट वॉल्यूम कितने मोल हैं? 4 मोल हैं. जबकि प्रेशर दोनों साइड सेम है. इसका मतलब हुआ इनर्ट गैस डालने से एट कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इक्विलिब्रियम गैसेस डिक्रीज कर गए. सो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन सो एज टू undo the effect. Means the equilibrium will shift in the direction of more number of gaseous moles. Means if in this reaction I add the inert gas at constant pressure, the yield of ammonia will decrease because equilibrium will shift in the direction of more number of gaseous moles. क्यों? क्योंकि जब आपने इनर्ट गैस डाली तो जिन गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम था उनके मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटे. उस घटे हुए को नलिफाई करने के लिए इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में जाएगा वेयर द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर मोर. इसका मतलब साफ हो गया कि अगर दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं तो इनर्ट गैस डालने का भी कोई फायदा नहीं है. क्लियर हो गया या नहीं? अब ये सारी बातें आप जो है यहां अप्लाई करें. आप यहां अप्लाई करें. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस लिखें आप. 1 मिनट है आपके पास. बताएं कि आप अमोनिया की यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं. हाउ यू कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस.
Number one is by adding more of N2 and H2. Number two is by removing ammonia as soon as possible. By removing product, more of product will be formed. By adding reactant, more of product will be formed. ये बात क्लियर हो गई. We know that this reaction is, यहां देखिए 4 मोल से 2 मोल गए, एंट्रोपी घट गई, डेल्टा एस घट गया, मतलब डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव है. एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. इट मींस this equilibrium will be shifted and forward by decreasing temperature. यहां कितने मोल्स हैं, 4 मोल. यहां कितने, 2. It means by increasing pressure, equilibrium will shifted in the direction of less number of moles, that is in forward, and the yield of ammonia will increase. वो कहता है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, हमने आपको बता दिया. इट मीन्स आई शुड से कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो मैं वॉल्यूम को घटा दूं, प्रेशर इंक्रीज कर दूं, या वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं, एक ही बात है. सो आई शुड इंक्रीज प्रेशर और आई शुड डिक्रीज वॉल्यूम, so that the equilibrium will shift in forward direction. ठीक हो गया. अब आपसे कहा गया कि आप बॉश प्रोसेस है, उस बॉश प्रोसेस से हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उसमें यहां मोल्स 3 हुए, एंड दिस इज H2 gas and CO, they are called water gas when present in 1:1 ratio. So I should say, वो पूछता है कि क्या करें, हमें हाइड्रोजन गैस बढ़ानी थी. एक तो हमने कह दिया, देखिए आप प्रेशर पर मत रिलाय करें, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल उतने ही है जितने प्रोडक्ट के मोल हैं. इसलिए हमने कह दिया कि देखिए इसका डेल्टा एन जी जो है वो 0 है, और डेल्टा एन जी 0 होने का मतलब हुआ कि आप प्रेशर के इफेक्ट को तो भूल ही जाओ. यस नो. इसलिए कहता इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई फायदा नहीं है. फिर कहा गया कि टेम्परेचर, आप जो है 3 मोल से 3 मोल की तरफ ही जा रहे हैं, इसका मतलब आपको एंट्रोपी को इंडिकेशन नहीं दे सकती. इसका मतलब उसने वैल्यू दी हुई है कि डेल्टा एच इज +42. जब उसने वैल्यू दी हुई है का मतलब हुआ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिएक्शन मूव्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड हेंस द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस विल इंक्रीज. We should increase the concentration of the reactant so that the equilibrium will be shifted in forward directions. हमने लिखा, देखिए जी, the reaction is 2SO2 gas plus O2 gas in equilibrium with 2SO3 gas. We said this reaction, यहां से जो SO3 बनेगा वो SO3 कंटैक्ट चैम्बर प्रोसेस में H2SO4 को बनाने के लिए यूज होगा. हमने कहा देखिए इस रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो हमें देख के पता लग रहा है कि जो इसका डेल्टा एस है वो है नेगेटिव. बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, इसलिए हमने कह दिया कि देखिए इक्विलिब्रियम तो तभी हो सकता है अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव ही होना चाहिए. सुन लिया. और फिर हमने देखा कि देखिए जी, वी नो दैट डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस
T delta S to make delta Z negative. Here delta H is a favoring factor, delta S is a opposing factor. It means to make delta Z negative, delta H should dominate over T delta S, means this reaction is in forward direction by decreasing temperature. So decrease in temperature will favor the forward reaction. So the yield of SO3 first is this will increase by decreasing temperature. तो हमने पहली कंडीशन लिख दी कि आप टेम्परेचर को घटा दें. दूसरी कंडीशन हम लिखने वाले हैं गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में कितने हैं. गैसियस मोल रिएक्टेंट में है कितने, 3 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में है कितने, 2 मोल्स हैं. इट मीन्स आई शुड से इंक्रीज इन प्रेशर, यस नो, increase in pressure or decrease in volume will shift the equilibrium in forward direction. So the yield of SO3 will be increased so by increasing pressure, decreasing volume. अगली बात, increase the concentration of SO2 and O2. No, increase SO2, increase O2 and remove SO3 as soon as possible. SO2 को बढ़ा दें, O2 को बढ़ा दें, और SO3 जितना जल्दी से जल्दी रिमूव हो सकता है उसको रिमूव कर दें. तो फिर सारी चीजें कहां हो जाएंगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. उसने 4th में पूछा व्हाट विल हैपन इफ इनर्ट गैस इज एडेड at constant pressure. Inert gas at constant pressure, हमने कहा the equilibrium will shift in backward and the yield of SO3 will drop. Yes, no? Yield of SO3 decreases. ठीक हो गया. The yield of SO3 will decrease. Clear हो गया. This is, we applied all the parameters, all the factors except one which will be doing right now, and that is what is the effect of catalyst on equilibrium. What is the effect of catalyst? Catalyst कौन होता है जो किसी रिएक्शन को जल्दी करवाता है. अगर हम ध्यान दें कि आपका इस टाइम जो नॉर्मल लेवल है +1 +2 का वो ये है. अगर आपको नीट या जेई को क्रैक करना है तो आपको उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, और उस एनर्जी से वो बैरियर क्रॉस होगा. उस बैरियर को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. तो अगर वो रिएक्शन अनकैटालाइज्ड है तो आप इतना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हो. आगे के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो कैलोरी है, तो पीछे के लिए ज्यादा है, 80 किलो कैलोरीज है.
इसलिए जो डिफरेंस है वो -30 का है, मतलब ये ग्राफ किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। अगर हमने कैटालिस्ट यूज कर लिया, कैटालिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को घटा देता है। कैटालिस्ट समझते हो, पैसा इज कैटालिस्ट, उसने उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, इसका मतलब हुआ पर वो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ना के सिर्फ फॉरवर्ड के लिए घटाता है बल्कि बैकवर्ड के लिए भी तो घटाता है, और बराबर ही घटाता है। आप 50 - 80 लो तब भी -30 है, आप 30 - 60 लो तब भी वो -30 ही है। इट मींस चाहे प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हो चाहे एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट हो, द इक्विलिब्रियम will not be shifted by catalyst. Catalyst help in achieving the equilibrium readily, but it cannot change the direction of equilibrium. This not only increase the rate of forward direction, but this also increases the rate of backward direction. तो वो आगे के लिए ही थोड़ी ना घटा है बैरियर, तो पीछे के लिए भी घटा है. So we will write in single line that catalyst has no effect on the yield of reaction. Catalyst has no effect on the yield of reaction. अब आप देखें कि ली शैटले प्रिंसिपल में हमने क्या किया कि यह है परफेक्ट इक्विलिब्रियम जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल बराबर है. हमने इसने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. हमने क्या कर दिया, इसमें रिएक्टेंट डाल दिया और इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस हो गया. अब इसको बैलेंस में लाना है तो क्या करें, मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मींस द इक्विलिब्रियम शुड मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अब आ गया इक्विलिब्रियम वापस. मैंने फिर क्या किया, स्टार्टेड रिमूविंग द प्रोडक्ट. जैसे मैं प्रोडक्ट रिमूव कर रहा हूं फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्टेड फॉर्मिंग. अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो हैबर प्रोसेस में है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मोल गैसियस रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट के हैं. तो जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, the equilibrium will shift in forward direction. You will be able to see more of green ammonia over there. It means with increase in pressure, the equilibrium shift in the direction of less number of moles. ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे को है तो एंडोथर्मिक वो पीछे को हुई. मैंने क्या किया, यहां देखो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम पीछे को शिफ्ट हो रहा है. यू आर एबल टू सी मोर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ओवर देयर. Then what I did is I started decreasing the temperature. Decrease in temperature favor the exothermic reaction. You will be able to see more and more of ammonia over here. This proves that with increase in temperature, the reaction moves in endothermic direction, and by decreasing temperature, the reaction moves in exothermic direction. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें फेरिक को सल्फोसाइनाइड के साथ इकट्ठे कर दिया, एंड वी गॉट आयरन सल्फोसाइनाइड, जिसका कलर अभी हमने बताया था कि रेडिश ब्राउन इन कलर होता है. अब मैं बोल रहा हूं चेंज इन कंसंट्रेशन. उस इक्विलिब्रियम में पहले हमने थ्योरेटिकली बोला, अब मैं सामने एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं कि हमने उसमें सोडियम सल्फोसाइनाइड डाल दिया, मतलब HCN नेगेटिव डाल दिया. HCN नेगेटिव डाल दिया तो उसने Fe3 पॉजिटिव के साथ मिलकर इक्विलिब्रियम को वो वापस ले गया. तो आप यहां देखो, यू विल फाइंड मैक्सिमम ऑफ रेडिश ब्राउन या रेड कलर्ड आयरन सल्फोसाइनाइड ओवर हियर, which means that by increasing the concentration of product, the equilibrium shift in reactant side. अब मैंने क्या किया, जब इस को देखा तो आप देख रहे हो यहां के इंटेंसिफाई, जो रेड कलर है ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया. इसके बाद हमने क्या किया, इसी के अंदर पोटेशियम सल्फोसाइनाइड डाला. सल्फोसाइनाइड अपने आप कलरलेस होता है, Fe3 पॉजिटिव का पेल येलो कलर होता है. सोचो जब मैं यहां FeSCN डालूंगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कहां आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में. प्रोडक्ट साइड में मतलब ये वाला घट जाएगा और ये देखो बढ़ जाएगा. You will be able to see more of white and yellow over there. That indicate that
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, चेंज इन प्रेशर। मैंने एक इक्विलिब्रियम लिया जिसमें I2 ने 2I में कन्वर्ट हो गया। I2 2I में कन्वर्ट हुआ और दोनों ही गैसियस हैं, तो मोल्स यहां ज्यादा हुए। When I will increase the pressure or decrease the volume, what do you think? The equilibrium will shift in less number of moles. You will be able to see more of purple color iodine over here, because by increasing pressure from 2 moles to 1 mole, the equilibrium will be, मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया या वॉल्यूम घटा दिया। ये देखिए आपके पास मोर एंड मोर पर्पल आयोडीन यू विल बी एबल टू सी। अब मैं क्या करूंगा कि इस प्रेशर को घटाऊंगा या वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ more number of gaseous moles. It means you will get more of colorless I over here. अभी तो आपके पास वायलेट है, पर्पल कलर है, क्योंकि आपने क्या किया है, प्रेशर को घटाया है। अगर आप इस प्रेशर को घटाओगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, the equilibrium will shift in backward direction, and here you just see किस तरह से कलरलेस का अमाउंट यहां बढ़ जाएगा, because purple color iodine will convert it into colorless I. This indicate that with increase in pressure, the equilibrium shift in the direction of more number of moles or less number of moles. By increasing pressure, it shift in less number of moles, and by decreasing pressure, it shift in the direction of more number of moles. अब आप इफेक्ट देखें टेम्परेचर का। अगर आपके पास ये इक्विलिब्रिया है जिसमें NO2 who is brown in color, N2O4 is colorless, and this reaction here entropy is increasing, it means delta H is also positive. So when I will start hitting this container which having mixture of these gases, जब मैं इसको हीट करूंगा, where do you think the equilibrium will shift? In endothermic direction. And you will be able to see over here more and more brown gases. When I am hitting over here, the equilibrium is shifted in forward direction, because by increasing temperature, the equilibrium shift in endothermic, you are able to see more of the brown NO2 is being formed. अब हम इस ब्राउन कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया, उसको आईसी कर दिया, मींस उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया। जब आप उसका टेम्परेचर डाउन करोगे, यू विल बी एबल टू सी दिस N2O4 more over here, because decrease in temperature favor the exothermic reaction. And see, जब आपने यहां आइस लगाई तो आप देख रहे हैं the who is dominating is the one who is colorless. N2O4 is colorless because it is a diamagnetic. NO2 is colored, that is brown in color, because it is paramagnetic. So this is how we can shift the direction of equilibrium. 2HI gas in equilibrium with H2 gas plus I2 gas, and he is saying that this equilibrium is being studied in a closed container, and the volume of the container is V liter, means वो 5 लीटर दे, वो 10 लीटर दे. We all know that we should take the active mass, and active mass is mole per liter. तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है तो V से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है. मान लेते हैं when we started at T0 in this container कोई H2I2 नहीं था, सिर्फ HI था. ठीक हो गया. मान लेते हैं कि उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी वो कोई C रही होगी,
सी बोलूं तो आपको न्यूमेरिकल में लिखा होगा वी स्टार्टेड विद या इन द बिगनिंग 5 मोल्स ऑफ HI वर टेकन। अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है। याद दिला दूं कि आपने कहा था अल्टीमेटली हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आपने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो किसी की बुक में 1 मोल दिया था, किसी के 2 मोल दिया था, उसने 2 ले लिए। तो किसी के कुछ दिया ही नहीं था, उसने अपनी मर्जी से 1 ले लिया। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूं, सामने प्रूव कर रहा हूं। मान लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन शुरू में सी थी, ये सी 2 4 5 6 10 कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसकी कंसंट्रेशन सी थी और टाइम 0 था, का मतलब ना ये बना था ना ये बना था। फिर कुछ टाइम टी हुआ, मतलब 1 सेकंड के बाद भी जब ये रिएक्शन आगे को जाने लगी तो सी नहीं रहा। समझ आई बात? अब सी नहीं रहा, सी में से कुछ आगे चला गया। अब आप सोचो, अगर सी मैंने 1 लिया होगा और वो कहता कि उसका 25% आगे चला गया, तो बताओ पीछे कितना रहा? 0.75। क्योंकि उसने क्या बोला? 1 मोल वॉज टेकन। पर अगर वो 2 मोल लेता है तो पीछे कितना रह गया? 1.5 मोल्स रह गए। नहीं समझे? मतलब मैं ये सी कितना ले रहा हूं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पीछे क्या रहा। अगर मैं सी 2 मोल ले रहा हूं और वो कहता है कि 25% वॉज डिसोसिएटेड, किसका 25%? 2 मोल का ना। तो 2 मोल का 25% कितना हुआ? 0.25 इंटू 2, दैट इज 0.5। तो अगर 0.5 डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना? तो ये जो आप कर रहे हो, क्या आप रिलेट कर सकते हो कि ये जो अभी हमने किया ये था? देख लो, जब तक आपको समझ ना आए हां नहीं करना। मैंने कहा 1 ले लिया सी, 1 का 25%, सुना? तो आप बता सकते हो कि 1 का 25% कितना हुआ? 0.25 हुआ ना। तो पीछे कितना बचा? 0.75। ठीक हो गया। उसने लिए सी के 2 मोल, सो दिस इज 2 का 25%, 0.5 कितना बचा पीछे? इट मीन्स जो आप यहां लोगे ना, यहां उसके साथ ही अल्फा होगा। अगर 4 मोल सी के लेता तो 4 का 25% होता ना, पीछे 3 मोल बच गए होते। पहला पॉइंट हम क्लियर कर गए। अब सुनो आगे। अब आप इसके ऊपर हाथ रख दो, क्योंकि ये तो इनिशियल मोल्स थे, ये है सी अल्फा। जरा ध्यान दो, अगर ये 2 है तो ये कितना है? 1 है। तो भाई अगर ये सी अल्फा हुआ तो ये कितना हुआ? इट मीन्स दिस इज सी अल्फा बाय 2। और अगर ये सी अल्फा बाय 2 है तो अगला कितना है? सी अल्फा बाय 2। क्लियर हो गई बात? और आपने
स्टोक्योमेट्री, इसके बेस्ड आप यहां हाफ करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर उस रिएक्शन जिसके लिए पूछा गया का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सारे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सबसे पहला जो निकालना है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की एक्सप्रेशन लिख दो। मैं आपको बता रहा हूं, आईआईटी हो चाहे जेई हो चाहे नीट हो, +1 में 2 चैप्टर हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, बस। अब के सी कितना लिखूं? इस प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट into product of the active masses of products of the products, I should say, किसका एक्टिव मास? प्रोडक्ट का एक्टिव मास, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सुन लिया? तो इस HI जैसे क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपने पैरामीटर डालने हैं। पैरामीटर मतलब कितने मोल दिए हैं, क्या अल्फा दिया है, क्या वी दिया है। वी अगर 2 लीटर देगा तो सबको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट इज मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वो 1 लिखे तब भी ये है, 2 लिखेगा तो 2 से कर देंगे, 3 लिखेगा तो 3 से कर देंगे भाई। और क्या मैं इसको यहीं सिंप्लीफाई कर दूं या बाद में करना है? कैलकुलेशन जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लो जी, अब लिखिए आप केसी क्या है आपके पास। इट मीन्स दिस केसी विल बी जी, this Kc will be equal to C alpha upon 2 upon V। मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं और सबके लिए चलेगा। मैं इसको ही भी स्क्वायर कर सकता हूं, एक ही बात हो जाएगी। नहीं होगी एक बात, कोई बात नहीं। सो सी अल्फा अपॉन 2 अपॉन V डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन का क्लियर हो गया। अब आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते रहिए, पर एट प्रेजेंट हमें ऐसा लग रहा है कि वो वॉल्यूम 5 हो, 10 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि V² ही ऊपर है और V² ही नीचे है। इसका मतलब हुआ कि भाई ये गया, ये गया और ये गया। पर जो मुझे आपको बताना है वो कुछ और है। वो और क्या है? is
सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अपॉन 4 into 1 minus alpha square into c square. Yes, no? समझने वाले समझ गए हैं। मैं चाहे 4 लूं तो 4 का स्क्वायर ऊपर है, 4 का स्क्वायर नीचे है। कहा था मैंने कुछ? आप यहां कितने मोल ले रहे हो उसका फर्क कोई नहीं पड़ता है। देख तो रहे हो आप, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म हो गया। इट मीन्स अल्टीमेटली द फाइनल इक्वेशन विच यू आर गेटिंग इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यस और नो? ठीक हो गया जी। कुछ बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। डिसोसिएशन इज ऑलवेज स्टडीड पर मोल, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं यहां 10 मोल लेता, उसका कोई, मैं बता रहा हूं पहले आपको, आप उस हिसाब से आगे लोगे जो अंदर आपने लिया है। अंदर आपने लिया है का मतलब, अगर यहां आप 10 मोल लेते तो आप यहां 10 अल्फा लिखते। अगर ये 10 अल्फा है तो वो कितना होता? 5 अल्फा। समझ रहे हो? जब आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस चीज का मीनिंग क्या है। आइए आगे। सेम क्वेश्चन, बट नाउ ही इज गिवन प्रेशर। कि भाई प्रेशर इतना था, प्रेशर दिया मतलब अब वो किसकी बात कर रहा है? अब वो केपी की बात कर रहा है। अब आप लिखिए इक्वेशन। द इक्वेशन इज 2HI in equilibrium with H2 gas plus I2 gas. Yes or no? अब क्या हुआ? उसने कहा देखिए जी, this equilibrium is studied in a closed vessel and the volume of the vessel is, वॉल्यूम वाला पीछे था, प्रेशर वाला करते हैं। द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 5 एटमॉस्फियर्स। पिछले वाले में हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। इस बार हम पूरे कंटेनर का आपको प्रेशर दिया। कंटेनर का बोल रहा हूं मैं। गैस का प्रेशर इज, प्रेशर ऑफ गैस इज प्रेशर ऑफ कंटेनर। नो, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो प्रेशर जो उस कंटेनर के अंदर है वो इसका नहीं, इसका भी है, इसका भी है। यह बताओ कि टोटल मोल्स उस कंटेनर में कितने हैं?
4 मोल्स हैं। 4 मोल हैं, तो ये बताओ कि उन चारों में से सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर HI का होगा, क्योंकि उसके मोल्स 2 हैं। कितना प्रेशर होगा उसका? पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का 50% तो उसका ही होगा। इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। HI के अपने मोल कितने हैं? 2, और टोटल मोल कितने हैं? तो 5 का 2/4 मीन्स 1/2 तो HI का ही हुआ। समझ रहे हो? इसका मतलब H2 का उतना ही हुआ जितना I2 का भी है। कितना? 1/4, क्योंकि टोटल मोल्स कितने हैं? 4 मोल्स हैं। समझ में आ गई बात? आप ध्यान दें, यहां वो आपको डिसोसिएशन देगा, वो आपको कहेगा 1 मोल ऑफ HI वॉज टेकन, 1 mole of HI was taken. We said when 1 mole of HI was taken at T0, no H2, no I2 was there. क्या था? नहीं था। फिर हमने कहा कि कुछ टाइम T के बाद अगर ये 1 है तो अंदर बताओ क्या लिखूं? -1 -1 अल्फा, दैट इज अल्फा। आप फिर ध्यान नहीं दे रहे हो। 1 मोल ले लिया ना मैंने, C लिया था तो C -C अल्फा था। 1 लिया तो 1 -1 अल्फा। 1 -1 अल्फा क्या हुआ? 1 - अल्फा। अब अगर अल्फा भी इससे रिलेट करना है, किसे रिलेट करना है? इससे रिलेट करिए अल्फा, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो ये अल्फा है तो ये कितना है? ये भी कितना है? ये कब हुआ? जब इक्विलिब्रियम आया तो HI H2 और I2 में कन्वर्ट होने लगा। तो उसने कहा कि 5 एटमॉस्फेयर उस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर हो गया था। क्लियर हो गई बात? क्या HI पूरे का पूरा H2 और I2 में कन्वर्ट हो गया था? तो इक्विलिब्रियम किस बात का फिर? इसका मतलब हुआ वो HI के 2 मोल तो मैक्सिमम है ना। समझ रहे हो? और फिर मैंने आपको एक चीज कही, आप बाकी तामझाम करने से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की एक्सप्रेशन लिख दें, जो यहां Kc नहीं बल्कि Kp है। और वो कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ, बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यस नो? into partial pressure of iodine, yes no, divided by partial pressure of HI raised to the power 2। यहां पहुंचना भाई हमने। पर अभी आपने कहा पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? आपको क्या क्या चाहिए? आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ HI चाहिए। आप बोलोगे मोल ऑफ HI अपॉन टोटल मोल। सुना? तो ये बताओ कि टोटल मोल कितने हैं? पहले तो यही बताओ। आप गलत बात कर रहे हो। टोटल मोल्स आर 1 - अल्फा प्लस α/2 plus α/2. So I got the total moles are 1. Total moles at equilibrium
इज 1। यहां किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल हमने निकाल दिए कि कितने आ गए। अब मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर निकालो HI का, जल्दी निकालो जल्दी। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI निकालो। लो जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ HI, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। बोलो जी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मोल्स ऑफ 1 अपॉन टोटल मोल्स। कितने मोल है भाई HI के? 1 माइनस अल्फा, नहीं है? डिवाइडेड बाय 1। अरे टोटल मोल कितने हैं भाई? तो वही तो बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं। डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक हो गया जी? क्या मैं ये कहूं कि जो प्रेशर हाइड्रोजन का है बेटा वही प्रेशर आयोडीन का है? जो प्रेशर हाइड्रोजन का है वही प्रेशर आयोडीन का है, ऐसा बोल दूं? क्यों? क्योंकि दोनों के मोल। और कितना है उनका मोल फ्रैक्शन? अल्फा बाय 2 बाय 1 मीन्स अल्फा बाय 2। चलो मैं आपके कंफ्यूज ना हो, आप ऐसे लिख दूं तो चलेगा। इनटू ठीक हो गया? तो बताओ Kp कितना आया? So Kp expression will be equal to pressure of H2 and pressure of I2 is same, that is 5 alpha by 2. So should I say 5 alpha by 2 का स्क्वायर? No. Divided by G 5 into 1 minus alpha. Yes, no? का square. This is your final answer. अब वो आपको वैल्यूज देगा, आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। काटना काट दो, 2 नीचे आ जाएगा। 5 अल्फा स्क्वायर है, वो नीचे भी 5 का स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं सो यू विल गेट, सॉल्व करो, वही आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 into 1 minus alpha square. It means this is alpha square upon 4 into 1 minus अल्फा स्क्वायर। 5 5 25 ऊपर आ गया, 25 नीचे हो गया, कट गया। क्लियर हो गया जी? ये तो हो गई भाई, 2 बड़ी बातें हुई है, छोटी नहीं है ये। जस्ट हैव अ लुक
और चलें आगे। चलें आगे। अब बात करते हैं एक अलग रिएक्शन की, और रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना बता दिया, Kp कैसे निकालना बता दिया। अब PCl5 की बात करते हैं। PCl5 is in equilibrium with PCl3 gas प्लस Cl2 गैस। ठीक हो गया जी। अब वॉल्यूम कितना है वो तो हमें पता लग ही गया, वो तो हम 2 से डिवाइड कर ही देंगे। आपको बोला गया कि PCl5 के 2 मोल लिए गए। सुनते रहना भाई, PCl5 के 2 मोल लिए गए। और बोला ठीक है भाई 2 मोल ले लिए गए PCl5 के। उस टाइम PCl3 और Cl2 बिल्कुल भी नहीं बना था। तो फिर कुछ टाइम T हुआ, कितना, 1 सेकंड। तो कहता कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 20%। चले 20%। क्या लिखूं मैं यहां, ऐसा लिख दूं, लिख दूं। आप ध्यान दो, ये एक है तो ये एक, ये एक है तो ये एक, ये एक है तो ये एक, ये 2 अल्फा है तो ये, और ये कहता 20% वो डिसोसिएट कर गया, और उस कंटेनर जिसमें ये इक्विलिब्रियम हो रहा था उसका वॉल्यूम 2 लीटर था। उसका जो वॉल्यूम है कहता वो 2 लीटर है। इसका मतलब साफ हो गया कि हमारे पास इसको सबको हमें 2 से डिवाइड करना होगा। यही पढ़ा आपने अभी तक। तो भाई हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि डाइल्यूशन तो सभी की हो गई। ठीक हो गया। तो पूछता है कि भाई इसका Kc निकालो, और टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है, तो Kc के साथ Kp भी निकालो, वो तो आसान हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा Nc निकाल देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितना आ गया 1। तो पहले हम Kc तो निकालें। पहले Kc जब हम निकालेंगे तो वैल्यू तो पुट कर दो बेटा, कितना % डिसोसिएट किया, 20, 2 इंटू 20/100, मतलब पीछे रह गया 1.6। देख लो तो जी यहां रहा 1.6 डिवाइडेड बाय 2। अभी वो तो वॉल्यूम है यार, और यहां देखो 2 का 20% कितना बना, 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक। अब हम लिखने वाले हैं, मैंने बोला था कुछ आपको कि आप वो एक्सप्रेशन लिख लिया करो पहले।
तो हम लिखने वाले हैं कि भाई PCl एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया रे। इसका मतलब साफ हो गया कि आपको PCl3 की कंसंट्रेशन चाहिए। वो यहां से निकल गया कितना, 0.8। यहां से आ गया कितना, 0.2। यहां से आ गया कितना, 0.2। तो यहां से आ गया कितना, 0.2 का स्क्वायर। यस नो, 0.2 इंटू 0.2, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 0.8। बोल दो यार, 0.8। So you will be getting 0.04 divided by 0.8. That is 1/20. That is 0.05 क्या, मोल पर लीटर। कैलकुलेशन में तो नहीं गड़बड़ किया? 0.2 इंटू 0.2, 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर था। सो वी गॉट इट दैट Kc इज 0.05 मोल पर लीटर, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल है और रिएक्टेंट में 1 ही मोल है। ठीक हो गया। अब लिखिए एक अलग कैटेगरी कि आपके पास ये रिएक्शन थी, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, this reaction is called esterification reaction. We got here CH3, COO, C2H5 liquid plus water liquid. उसने कहा कि 1 mole of each reactant and product was taken at equilibrium. सुन लिया? कहता हमने जब इसको कंटेनर के अंदर डाला तो सबके 1-1 मोल लिए। कब? जब टाइम 0 था तभी सबके 1-1 मोल ले लिए थे। ठीक हो गया जी। वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 16 हो गया तो ये बताओ कि एसिटिक एसिड कितना बचा और एस्टर कितना बना। मैंने क्या कहा? एसिटिक एसिड कितना बचा। जितना एसिटिक एसिड बचा भाई उतना ही इथेनॉल भी बचा। जितना एस्टर बना उतना H2O लिक्विड भी बना। पर उसने एक आपको रिएक्टेंट पूछा और एक आपको प्रोडक्ट पूछा। अब आप जरा ध्यान से सुने, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 16। मतलब कहां को है रिएक्शन? आगे को है।
जब रिएक्शन आगे को है तो बोल रहा है कुछ टाइम के बाद ये 1 नहीं रहा, ये 1 माइनस अल्फा हो गया। यस नो? तो ये भी 1 माइनस अल्फा हो गया, पर भाई साहब ये कितना हो गया? ये 1 प्लस अल्फा हो गया। कितना हो गया? क्योंकि आपने कहा इक्वल 1 मोल तो शुरू में ही ले लिया हुआ है, और ये भी हो गया 1 प्लस अल्फा। आज ही क्लियर बोलो। इसका मतलब हुआ दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब हमारे पास आ गया भाई CH3COO C2H5 into H2O divided by CH3 COOH into C2H5OH। क्लियर हो गया? जहां से मुझे पता लगा that it is nothing but 1 plus alpha upon 1 minus alpha का स्क्वायर। देख लो जी आप, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमने कहा इस 16 का रूट ले लो। नहीं, सो हमारे पास आ गया 4 माइनस 4 अल्फा is equal to 1 plus alpha. Yes or no, beta? Means 4 minus 1 is equal to 5 alpha. Are you getting or not? 1 इधर ले आया मैं, 4 अल्फा उधर ले गया। Yes, no? It means I should say alpha from here is 3 by 5. नहीं आया? When it is 3 by 5, should I say it is 0.6? जब भैया जी ये 0.6 है ना, तो बड़ा क्लियर हो गया कि एसिटिक एसिड है 0.4, तो इथेनॉल भी है 0.4। तो भाई साहब ये एस्टर कितना हो गया? 1.6 हो गया जी। हेलो? नहीं आ रहा है तो बोल दो कि नहीं आ रहा है जी, हमें नहीं आ रहा है। आप बोल दो, क्लियर बोल दिया करो कि नहीं आ रहा है भाई। और वेरीफाई भी होना चाहिए कि केसी की वैल्यू 16 ही भी आ रही है कि नहीं आ रही। 1.6 into 1.6 divided by 0.4. The answer is 16. So this is another category that how you will be moving. अगर ऐसा कुछ आपको दिया हुआ तो आप कैसे मूव करोगे? अब इसी से ही मैं एक चीज और मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी एग्जाम्पल से, या PCl5 का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ले लो। एक लास्ट फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर मास। ठीक हो गया। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, रिएक्शन ले रहा हूं भाई N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2। ठीक हो गया जी। सब कुछ आपने ध्यान देना है। अब आया थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि अगर ये T0 है, ठीक हो गया, और आपने इसका 1 मोल लिया, तो NO2 के कितने मोल थे भाई? 0। तो ये बताओ कि तब N2O4 का मोलर मास कितना था? 92, 14 दूना 28, 28 और 64 कितने हो गए? तो वो हुआ उसका जो मोलर मास तब था जब T0 है। क्या लगता है आपको, जब वो डिसोसिएट कर रहा होगा उसका 1 ही मोल रहा? घट रहे ना उसके मोल। अब उसके मोल घट रहे हैं, सो मोलर मास पे भी तो फर्क पड़ रहा है ना। आर यू गेटिंग और नॉट? मोलर मास के ऊपर फर्क पड़ने का मतलब क्या हुआ कि 92 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझ रहे हो? तो जो वैल्यू 1 सेकंड के बाद होगी वो 92 से थोड़ी कम है। जो वैल्यू 10 सेकंड के बाद होगी वो 92 से बहुत कम है। आधे घंटे बाद और वो डिसोसिएट हो गए। 1 घंटे बाद वो जो चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्वेशन। नॉर्मल कितना है? ऑब्जर्व्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 92। और कम तो डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हुआ कितने मोल डिसोसिएट हुए इस बात पर डिपेंड करेगा। तो एट टाइम T अगर बेटा ये 1 माइनस अल्फा है तो ये कितना है? 2 अल्फा। तो ये बताओ कि यहां टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल हो गए 1 प्लस अल्फा। किसी का नहीं आया हो तो वो भी बोल सकता है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। यस सर नो? तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जो मोलर मास ऑब्जर्व्ड है वो मोलर मास नॉर्मल के बराबर आ जाएगा ना? कब? जब डिसोसिएशन कुछ नहीं है। इसका मतलब यहां जो वैल्यू आ रही है ना वो एवरेज वैल्यू होगी। मींस कुछ इसके मोल भी तो रहे होंगे। का मतलब हुआ जो वो मोलर मास नॉर्मल होना चाहिए डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल्स हैं। बताओ टोटल मोल कितने हैं? 1 प्लस अल्फा। ठीक हो गया? इट मीन्स बताइए अल्फा कितना आया? हमारा आ गया जे यहां से। शाबाश बेटा, कितना आ गया? आ गया जी MO। यस नो? प्लस MO अल्फा नहीं? यस नो? इज इक्वल टू MN। यस नो? बताओ MN बड़ा होगा या MO? MN। It means, should I write that alpha is M N minus
ओ जी बोल दो, MO डिवाइडेड बाय MO। किसी का नहीं आया हो तो बोल सकता है। और आप मुझे एक चीज बताओ, डेरिवेशन नहीं करूंगा, ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि आपको सबको पता है। क्या पता है? आपको सबको पता है दैट मोलर मास ऑब्जर्व्ड इज 2 into वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, यस नो? एंड मोलर मास नॉर्मल इज 2 into वेपर डेंसिटी नॉर्मल। अब मुझे बताओ, जब ऑब्जर्व्ड मोलर मास छोटा होगा तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी भी तो छोटी नहीं हुई। इसलिए कई बुक्स में इनको कैपिटल M स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, MO MN के बजाय। तो आप क्या लिखोगे? कौन बड़ा है? तो MN को लिखोगे कैपिटल M और MO को लिखोगे स्मॉल m, पर वहां उस मोलैलिटी का कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए मैं नॉर्मल वेपर डेंसिटी को लिखूंगा बड़ा D और ऑब्जर्व्ड वाले को लिखूंगा छोटा d। तो क्या मैं यहां ऐसा लिख दूं दैट कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय स्मॉल d? देख लो भाई, अगर तुम्हें ठीक लगे, नहीं लगे मैं चेंज कर दूंगा भाई। अब आप जरा ध्यान से देखें, मैं कुछ नहीं करा रहा हूं। अब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि यहां MO के साथ ना, नीचे डिनोमिनेटर में, अगर यहां आपके पास 2 मोल्स थे ना, सुनना में मैं इसी में ही मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। अगर आपके पास यहां 2 मोल थे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 आया। MO को कितने से मल्टीप्लाई किया है? 1 से। वो भाई MO को 1 से मल्टीप्लाई करके MO ही आएगा। आप सोचो कि यहां प्रोडक्ट के बहुत से मोल्स होते, तो क्या आप यहां 2 अल्फा लिखते? वहां लिखते N अल्फा। अरे भाई 2A 3B 4C पता नहीं क्या क्या नहीं बना, सुना? तो आप यहां ये 2 अल्फा परमानेंट थोड़ी ना है। अगर किसी के यहां 4 मोल हुए तो 4 अल्फा हो जाएगा, 5 हुए तो 5 अल्फा हो जाएगा, N हुए तो N अल्फा हो जाएगा। और अगर ये N अल्फा हुआ तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। सुन रहे हो? तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इसके लिए तो ठीक हो गया। अगर यहां कोई ऐसी रिएक्शन होती कि जिसमें N नंबर ऑफ मोल्स बनते, सुना, तो डिनोमिनेटर में N-1 आया था। अभी क्या था आपका? कितने मोल थे प्रोडक्ट के? 2। तो डिनोमिनेटर में क्या आया? 1। 2 माइनस 1। अगर प्रोडक्ट में हो जाएंगे 10 मोल तो नीचे क्या आ जाएगा? 9। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हेन A will be forming N number of products, then the denominator will be N-1. N is the number of moles of product. कोई भी जितने भी प्रोडक्ट होते, टोटल मोल्स। सपोज करो कि 2B 3C 5D हो जाता, 9 मोल बन गए, तो यहां नीचे क्या लिखते? तो हम 8 लिखते, सारे नंबर ऑफ मोल्स। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।